नमस्कार दोस्तों, मैं देशबंधु चौधरी द इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सिंधु घाटी सप्ताह का अध्ययन कर रहे हैं और सिंधु घाटी सप्ताह में हमने पिछले वीडियो में सिंधु घाटी सप्ताह के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि सिंधु घाटी सप्ताह के कौन कौन से स्थल से किस स्थल से कौन कौन से साक्ष्य हमें प्राप्त हुए, किस स्थल की खोज किसके द्वारा की गई थी, कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित था। आज दोस्तों हम सिंधु घाटी सप्ताह के नगरीय जीवन, सिंधु घाटी सप्ताह के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और सिंधु घाटी सप्ताह का नगरीय जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय जीवन, टाउन प्लानिंग, नगरीय जीवन। देखिए दोस्तों, पहला सवाल तो ये आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। तो पहला पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। अब देखिए दोस्तों, नगरीय सभ्यता से क्या मतलब है। जो आप आज के शहरों में, आज के महानगरों में जो विशेषताएं देखते हैं, वही विशेषताएं आपको सिंधु घाटी सप्ताह के नगरों में देखने को मिलेंगी। जैसे आपने सिंधु घाटी सप्ताह के विभिन्न नगर पढ़े थे, विभिन्न स्थल पढ़े थे, उन्हें मैंने आपको बताया था। तो सारी जो व्यवस्थाएं थी आज के जो नगरों में आपको देखने को मिलती हैं, वही सारी व्यवस्थाएं सिंधु घाटी सप्ताह के नगरों में देखने को मिली थी। इसी कारण कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अगर सिंधु घाटी सप्ताह के नगरीकरण की बात की जाए, तो यदि हम बात करें सिंधु घाटी सप्ताह की सड़कों की, तो सड़कें देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पहली बात, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। देखिए दोस्तों, सड़कों का पैटर्न था वो इस प्रकार था, सड़कों का जो पैटर्न था वो इस प्रकार था। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। किस पर काटती थी? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी ये। और ये जो पैटर्न बनता था, इस पैटर्न को आयताकार ग्रिड पैटर्न, आयताकार ग्रिड पैटर्न या चेस बोर्ड पैटर्न या ऑक्सपोर्ट पैटर्न कहा गया। तो पहला जो पॉइंट है सड़कों में कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और दोस्तों, जो पैटर्न बना था इसे आयताकार ग्रिड पैटर्न, चेस बोर्ड जो शतरंज का बोर्ड होता है उसका पैटर्न और ऑक्सपोर्ट पैटर्न कहा गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब देखिए, सड़कें जो दोस्तों होती थी, यहाँ की सड़कें कच्ची थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों जो सड़कें मिली हैं वो सड़कें मिली हैं कच्ची। तो सड़कें कैसी थी? कच्ची सड़कें थी। लेकिन कहीं कहीं हमें पक्की सड़कों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से पक्की सड़क के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से पक्की सड़क के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इसे नाम दिया गया था दोस्तों राजपथ। राजपथ जो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र उदाहरण माना जाता है। तो जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो जो पैटर्न बनता था इसे आयताकार ग्रिड पैटर्न, चेस बोर्ड पैटर्न या ऑक्सफोर्ड पैटर्न कहा जाता था। सड़कें जो दोस्तों होती थी वो मुख्यतः कच्ची सड़कें थी। कच्ची सड़कों के साक्ष्य मिले यहाँ से। लेकिन मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल था जहाँ से हमें पक्की सड़क के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इसे क्या नाम दिया गया था? इसे नाम दिया गया था राजपथ। तो जो टाउन प्लानिंग थी सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसमें सड़कें जो थी वो समकोण पर काटती थी और ऑक्सफोर्ड पैटर्न पर या आयताकार ग्रिड पैटर्न पर या चेस बोर्ड पैटर्न पर आधारित थी। अगर आपसे पूछता है कि सड़कें कैसी हुआ करती थी, तो अधिकांश सड़कें जो थी वो कच्ची थी। लेकिन मोहनजोदड़ो से पक्की सड़क के भी साक्ष्य मिले हैं जिसे राजपथ नाम दिया गया है। तो ये दोस्तों थी यहाँ की सड़कें। उसके बाद
उतार लीजिए आप इसको। सड़कों के बाद आगे हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो किस प्रकार थे, कितने भागों में बटे हुए थे। नगर बनाने के लिए या नगर में जो भवन बनाए गए थे उनके लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था या पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। जो रक्षा प्राचीर बनी थी नगर की सुरक्षा के लिए उसमें कौन कौन से ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो सड़कों के बाद हम आगे बात करते हैं यहाँ के नगरों की। तो नगरीय जीवन के अंतर्गत दोस्तों आगे आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों नगर थे ये मूलतः दो भागों में विभाजित थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर जो थे दो भागों में विभाजित थे। अधिकांश जो नगर थे वो दो भागों में विभाजित थे, लेकिन इसका अपवाद भी है और वही पूछा जाएगा। तो अधिकांश नगर तो दो भागों में विभाजित थे। जैसे मैंने आपको बताया था हड़प्पा में, हड़प्पा जो था दोस्तों वो दो टीलों में विभाजित था, दो भागों में विभाजित था। एक तरफ तो था पश्चिमी टीला और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला और इसी पश्चिमी टीले को दोस्तों कहा गया था दुर्ग टीला। उसके बाद पूर्वी टीला और इस पूर्वी टीले को कहा गया था नगर टीला। तो मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता के नगर दो भागों में विभाजित थे, दो टीलों में विभाजित थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। लेकिन जो आपको याद रखना वो याद रखना है कि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का, मैंने लोथल जब आपको पढ़ाया था तो उसमें ये बताया भी था कि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर था जो एक ही टीले पर स्थित था। तो आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा नगर जो एक ही टीले पर स्थित था, तो लोथल मुख्यतः दो टीलों में बटे हुए हैं, लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था जो एक ही टीले पर स्थित था। इसके बाद अगला आता है दोस्तों धौलावीरा में आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश नगर दो भागों में विभाजित थे, लेकिन धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था जो तीन भागों में विभाजित था। तीन भागों में विभाजित। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं कि अधिकांश जो नगर थे, अब ये कोई नहीं पूछने वाला, वो तो सारे नगर हैं, अधिकांश जितने भी नगर हैं वो सब कितने भागों में बटेंगे, दो भागों में। लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है, एकमात्र ऐसा नगर था जो एक ही टीले पर स्थित था। तो आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल कौन सा है जो एक ही टीले पर स्थित है, तो वो है दोस्तों लोथल। फिर आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश नगर दो भागों में विभाजित थे, लेकिन ऐसा कौन सा नगर है जो तीन भागों में विभाजित था, तो धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर है जो तीन भागों में विभाजित था। ये उतार लीजिए आप। या दो सवालों पर विशेष रूप से ध्यान देना है, लोथल जो एक ही टीले पर स्थित है, धौलावीरा जो तीन भागों में बटा हुआ है, हड़प्पा दो टीलों में दो भागों में विभाजित था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। उतार लीजिए इसको आप। तो सड़कों के बाद यहाँ के नगर। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसके नगरीय जीवन के अंतर्गत नालियों की, कि सिंधु घाटी सभ्यता में नालियाँ किस प्रकार बनी हुई थी और वो नालियाँ जो थी वो किसकी बनी हुई थी। देखिए, यदि हम नालियों की बात करते हैं, नालियाँ, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता दोस्तों थी घरों में नालियों का होना। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक घर में नालियाँ बनी हुई थी और इन नालियों का जो प्रयोग किया जाता था दोस्तों, इन नालियों का प्रयोग किया जाता था जल की निकासी के लिए। तो जल की निकासी के लिए नालियों का प्रयोग किया गया था और प्रत्येक घर में नालियाँ थी। ये जो नालियाँ थी ये मेन जो गड्ढा था उससे जुड़ी हुई थी, मेन जो होल था उससे जुड़ी हुई थी। तो सारे घरों में नालियाँ थी और इनका पानी जो मेन होल था उसमें जाता था। तो जल की निकासी सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी और प्रत्येक घर में क्या बनी हुई थी दोस्तों, नालियाँ बनी हुई थी। इन नालियों को ढकने के लिए ईंट या पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ईंट या पत्थर का प्रयोग इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मुख्य रूप से आज भी यही होता है
इन नालियों को ढकने के लिए ईंट या पत्थर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन कभी कभी इन्हें ढकने के लिए चूने या जिप्सम का प्रयोग भी किया जाता था। कभी कभी चूने या जिप्सम का प्रयोग भी किया जाता था, लेकिन मुख्य रूप से इन नालियों को ढकने के लिए ईंट या पत्थर का उपयोग किया जाता था। तो प्रत्येक घर में नालियां थी, जिन नालियों से जो गंदा जल था उसकी निकासी होती थी, और इन नालियों को ढकने के लिए ईंट या पत्थर का उपयोग किया जाता था, और कभी कभी चूने या जिप्सम का भी उपयोग किया जाता था। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ये सिंधु घाटी सभ्यता की जल की निकासी। और मैंने आपको बताया भी था कि जब मैं आपको बता रहा था धौलावीरा, उससे मैंने आपको बताया था कि उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य, उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था और कृत्रिम जल संरक्षण, कृत्रिम जल संरक्षण। तो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था और कृत्रिम जल संरक्षण के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये दोस्तों हमें प्राप्त हुए थे, मैंने आपको विस्तार से बताया था धौलावीरा में। तो उसमें बताया था मैंने कि जल की निकासी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तभी तो ये नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता के सारे गुण विद्वान थे सिंधु घाटी सभ्यता में। तो नालियां बनी हुई थी और जल की निकासी यहाँ की महत्वपूर्ण विशेषता थी। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था और कृत्रिम जल संरक्षण के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए थे धौलावीरा से। तो ये थी दोस्तों नालियां। नालियों के बाद आप उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नगरीय जीवन है सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके बाद हम बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन थे वो किन से बने हुए थे। तो नालियां उतार लीजिए आप। इसके बाद आगे हम बात करते हैं भवन निर्माण की। भवन निर्माण, भवन निर्माण दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के भवनों में यदि बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन थे वो ईंट के बने हुए थे। अधिकांश मात्रा में जो यहाँ से भवन प्राप्त हुए हैं वो भवन ईंटों के बने हुए थे। अब जो ईंटों का प्रयोग किया गया था भवन निर्माण में, अब देखिए दोस्तों ईंटों में भी कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था और पक्की ईंटों का भी प्रयोग किया गया था। तो आपसे पूछेगा वो कि किस स्थल के भवनों में किस ईंट का प्रयोग किया गया है। देखिए दोस्तों आपको याद रखना है कि कच्ची ईंटों का प्रयोग दो स्थल ऐसे हैं, कालीबंगा, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा, और कालीबंगा के जो भवन बने हुए थे यहाँ के भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसी कारण कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा जाता है। दीनहीन बस्ती, दीनहीन बस्ती कहा जाता है। तो आपको एक तो याद रखना पड़ेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, लेकिन कालीबंगा से हमें कच्ची ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी कारण कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा गया था। उसके बाद दोस्तों है रंगपुर। रंगपुर मैंने आपको बताया था, और रंगपुर से भी हमें कच्ची ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें एक कच्ची ईंटों का बना हुआ दुर्ग प्राप्त हुआ है। कच्ची ईंटों का बना दुर्ग प्राप्त हुआ है। कहाँ से? रंगपुर से। तो दो स्थल आपको याद रखने हैं, कालीबंगा और रंगपुर। यहाँ से हमें कच्ची ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बाकी जितने भी स्थल प्राप्त हुए यहाँ से अधिकांश मात्रा में, उन स्थलों पर भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो आपसे अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, ये कथन सही है या गलत है? तो अगर ये सवाल आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया, तो ये कथन गलत है। पक्की ईंटों का प्रयोग किया तो गया था, लेकिन कहीं कहीं किसका भी प्रयोग किया गया है? कच्ची ईंटों का। तो सारे भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। हाँ, ये सही है कि अधिकांश भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, लेकिन हमें कुछ ऐसे स्थल भी प्राप्त हुए हैं जैसे कालीबंगा और रंगपुर। इन स्थलों से हमें कच्ची ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं ईंटों का आकार क्या था। जो ये दोनों ही ईंटों का, कच्ची ईंटों का भी और पक्की ईंटों का भी, दोनों ही ईंटों का जो आकार था, आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था।
लेकिन इन ईंटों का आकार क्या था। तो कच्ची ईंटों का भी और पक्की ईंटों का भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो ये पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का अनुपात क्या था, चाहे कच्ची ईंट पूछे चाहे पक्की ईंट पूछे, दोनों ही ईंटों का जो आकार था वो एक ही था, और ये आकार था दोस्तों 4:2:1। ये आपको याद रखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें मिली हैं, इन ईंटों का जो आकार था वो था 4:2:1। इस आकार की ईंटें मिली हैं और दोनों ही ईंटें हैं। कच्ची ईंटों का भी अनुपात यही है और पक्की ईंटों का भी अनुपात यही है। उसके बाद दोस्तों पूछेगा आपसे कि सबसे बड़ी ईंट कहाँ से प्राप्त हुई। तो अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट के साक्ष्य दोस्तों आप ये याद रखना है सवाल, ये हमें मिले हैं मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, ये याद रखना है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में अलंकृत ईंट के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अलंकृत ईंट के साक्ष्य, तो अगर ये पूछता है कि अलंकृत ईंट के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, दोस्तों अलंकृत ईंट के साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। तो ये ईंटों के बारे में जानकारी है कि ईंटों का प्रयोग किया गया था भवन निर्माण में, और ईंटें भी कच्ची ईंटें भी थी और पक्की ईंटें भी थी। अधिकांश भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, लेकिन कालीबंगा और रंगपुर से कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। इन जो ईंटों को आकार था वो 4:2:1 था। दोनों ही ईंटों का, कच्ची ईंटों का भी और पक्की ईंटों का जो अनुपात था वो 4:2:1 था। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट कहाँ से प्राप्त हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की अलंकृत ईंट कहाँ से प्राप्त हुई है, ये प्राप्त हुई है कालीबंगा से। तो दोस्तों ये थी ईंटों की बात। अगर वो पत्थर पूछ ले तो पत्थर का प्रयोग बहुत कम मात्रा में किया गया है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में। जैसे मैंने आपको बताया था कि नालियों को ढकने के लिए, नालियों को ढकने के लिए किसका प्रयोग किया गया था दोस्तों, तो नालियों को ढकने के लिए पत्थर का प्रयोग किया गया था। भवन निर्माण में भी कहीं कहीं पत्थर का प्रयोग हुआ है। रक्षा प्राचीर जो थी, जो नगर की रक्षा के लिए दीवार बनाई गई थी, उस रक्षा प्राचीर में भी, रक्षा प्राचीर में भी किसका प्रयोग हुआ दोस्तों, पत्थर का। और आपसे ये पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल की रक्षा प्राचीर पत्थर की बनी हुई थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है धौलावीरा। ये मैंने आपको धौलावीरा में बताया है। अगर आपने पढ़ा नहीं हो तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो वीडियो हमने डाले हैं उन वीडियो पर आप जाइए, वहाँ धौलावीरा आपको मिलेगा और उस धौलावीरा का विस्तृत अध्ययन वहाँ आपको मिलेगा। तो जो रक्षा प्राचीर थी, इन रक्षा प्राचीरों में भी पत्थर का प्रयोग किया गया है, और जो धौलावीरा की रक्षा प्राचीर थी इसमें पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसी कारण कहा जाता है दोस्तों कि जो धौलावीरा की रक्षा प्राचीर थी ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे मजबूत रक्षा प्राचीर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे मजबूत रक्षा प्राचीर के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए कहाँ से, धौलावीरा से, जो किसकी बनी हुई थी, पत्थर की बनी हुई थी। उतार लीजिए आप इसको। ये था सिंधु घाटी सभ्यता का भवन निर्माण। यह है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का भवन निर्माण। तो सिंधु घाटी सभ्यता जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें जो आज वर्तमान में जो आप नगर देखते हैं उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता की भी सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय जीवन था। यहाँ की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण प्रकार की थी। आज भी इसी प्रकार सड़कें होती हैं, बीच में चौराहा बनता है। ईंटें जो होती थी दोस्तों वो कच्ची थी, लेकिन कहीं कहीं हमें पक्की सड़कों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था घरों में नालियाँ यहाँ की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नालियों को ढकने के लिए पत्थर का प्रयोग किया जाता था। जो नालियाँ थी, ये नालियाँ जो बनती थी ये कहीं कहीं पत्थर की बनती थी, कहीं कहीं ईंट की भी बनती थी और कहीं कहीं लकड़ी की बनती थी। तो कालीबंगा से हमें लकड़ी की नालियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये विश्व का ऐसा एकमात्र स्थल है जहाँ से
लकड़ी की बनी नालियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के इतिहास में आप जब सभ्यताएं पढ़ोगे तो विस्तार से कालीबंगा सभ्यता उसमें पढ़ोगे, उसमें आपको बताया जाएगा कि कालीबंगा सभ्यता में जो नालियां बनी हुई थी वो नालियां लकड़ी की बनी हुई थी। तो आपसे यदि पूछ ले कि लकड़ी की नालियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो वो प्राप्त हुए थे कालीबंगा से। ये दोस्तों इसका भवन निर्माण है और भवन निर्माण में अधिकांश मात्रा में प्रयोग किया गया था ईंटों का। दोस्तों ये था सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय जीवन, इसको आपको याद रखना है। और ये महत्वपूर्ण विशेषता आपको याद रखनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों ये था सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय जीवन। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन का। तब तक के लिए धन्यवाद।